हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मैथरेक्ट। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.2 जिसमें वर्धमान और ह्रासमान फलनों से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनके हमने वे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं जो कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे। मतलब हमें अंतराल दिया जाता था और उस अंतराल के आधार पे हमें यह बताना होता था कि फलन दिए गए अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है। आज हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिनमें हम खुद अंतराल ज्ञात करेंगे। फलन वही कि वर्धमान हो या फलन क्या हो, ह्रासमान हो, कि वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फलन का अंतराल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें ऐसे अंतराल ज्ञात करने होंगे जिनमें फलन वर्धमान और ह्रासमान हो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 11वां क्वेश्चन 8.2 का ही है ये। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात और यहाँ पर समझनी पड़ेगी, वो है क्रांतिक बिंदु। देखिए, जब भी हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें f' या dy और dx का जो मान मिलता है, इस मान के आधार पे ही हम वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर ये मान 0 से बड़ा है तो फलन वर्धमान होगा और ये मान अगर 0 से छोटा है तो फलन ह्रासमान होगा। लेकिन कुछ ऐसे केस भी होंगे जिनमें f' या फिर dy और dx का जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कि अगर ये मान 0 आ जाए तो जिन बिंदुओं पे फलन का अवकलन 0 बनता है उन बिंदुओं को क्रांतिक बिंदु बोला जाता है। यहाँ लिखेंगे कि जिन बिंदुओं पर परिवर्तन की दर शून्य होती है उन्हें क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर काफ़ी यूज़ है क्रांतिक बिंदु का। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वहाँ पर आपको इसका और भी अच्छे से मीनिंग पता लगेगा। देखिए, क्वेश्चन f(x) का मान दिया हुआ है एक बहुपद के रूप में और हमें अंतराल ज्ञात करना है जिसमें दिया गया फलन वर्धमान या ह्रासमान हो। तो सबसे पहले तो हम इस फलन का अवकलन करेंगे, f' का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो x³ का अवकलन करेंगे 3x², तो ये बनेगा 6x², फिर माइनस यहाँ पर माइनस का 6x, फिर माइनस का 36। ठीक है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और 7 कांस्टेंट है जिसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए f' को बराबर करना है 0 के। तो इस f' को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये बनेगा 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 बराबर 0। 6 का भाग दे देंगे तो ये बनेगा x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आया एक तो प्लस का 3 और एक आया माइनस का 2। तो ये जो बिंदु है 3 और माइनस 2, ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक बिंदु बोलेंगे। कि इन बिंदुओं पर परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, 0 है। अब आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो वो देखिए, हमें दिया गया जो फलन है वो एक बहुपद के रूप में है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी फलन दिया जाएगा उस फलन का हमें सबसे पहले तो प्रांत लिखना पड़ेगा और उस प्रांत को संख्या रेखा पर निरूपित करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको प्रांत दिया होगा, लेकिन जहाँ नहीं दे रखा वहाँ आपको अपनी तरफ से सोच कर लिखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो इस बहुपदीय फलन का हम प्रांत लिख लेते हैं। तो बहुपदीय फलन का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है -अनंत से +अनंत के बीच वाले सभी मान। तो संख्या रेखा भी उस प्रांत को सबसे पहले तो निरूपित करना है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा
संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को अंकित करने पर तो संख्या रेखा है माइनस अनंत से प्लस अनंत, मतलब ये संख्या रेखा प्रांत की संख्या रेखा है, जो प्रांत के आधार पे हम लिखेंगे यहाँ पर मान वही। और ये बिंदु माइनस का 2 और प्लस का 3, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ दिखा सकते हैं -2 और 3। अब देखिए ये जो दोनों बिंदु हैं वो इस संख्या रेखा को 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं कि ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 अलग अलग हिस्से हैं। देखिए किस तरीके से संख्या रेखा पर इन बिंदुओं को निरूपित करने पर यह संख्या रेखा तीन उप अंतरालों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से? माइनस अनंत से -2 के बीच वाले मान, और विवर्त अंतराल का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर -2 से 3 और फिर 3 से अनंत। यह संख्या रेखा 3 उप अंतरालों में विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है कि अंतराल तो आ गए हमारे पास, ठीक है, ये 3 अंतराल। अब इन्हीं 3 अंतरालों में से कोई ये जो फलन है ये वर्धमान निकल सकता है या ह्रासमान निकल सकता है, आएगा इन्हीं 3 में से। अब चेक कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीका हो सकता है इन्हें चेक करने का, आप देख लेना उस तरीके से। बुक के अंदर एक अलग मेथड दिया होगा, यहाँ मेरे करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, समझना अच्छे से इसे। देखिए सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इन तीनों अंतरालों को लिख लेंगे। कि पहला अंतराल माइनस अनंत से -2 के बीच में, फिर -2 से 3 के बीच में, और फिर 3 से अनंत के बीच में। ठीक है, ये तो हमारे पास उप अंतराल हो गए 3, यहाँ लिख सकते हैं उप अंतराल। और यहाँ लिखोगे f' का चिन्ह। ठीक है, कि 3 अंतराल एक सारणी के रूप में लिख दिए, और इधर लिख दिया हमने f' का चिन्ह। और वो आप जानते होगे f' के चिन्ह की बात क्यों कर रहे हैं हम, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसी बात को तो देखना है कि फलन का मान, फलन के अवकलन का मान अगर पॉजिटिव हुआ तो फलन वर्धमान हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो ह्रासमान हो जाएगा। तो अब कैसे पता लगेगा, तो देखिए सबसे पहले तो अब ये देख लो कि इनमें से कहाँ पर 0 आ रहा है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी सिर्फ इसके लिए कि 0 कौन से अंतराल में है। तो यहाँ पर तो 3 से बड़े मान हैं, यहाँ -2 से छोटे मान है, तो इस अंतराल में -2 और +3 के बीच में एक बिंदु 0 भी तो आएगा। ठीक है, -2 और +3 के बीच में 0 कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस 0 को यहाँ पर लिख के देख सकते हैं। कहाँ पर लिखोगे, इस f' के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इन अंतरालों में से एक एक बिंदु को लेना है और उन बिंदुओं को यहाँ f' में लिखना है। तो जीरोस, यहाँ से हमने 0 लिया, -2 और 3 के बीच में 0 आ जाएगा, तो वो 0 यहाँ लिखा। यहाँ पर 0 लिखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा -36। मतलब अगर मैं इस अंतराल की बात करूँ तो इस अंतराल के जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के लिए यह फलन जो आएगा, ये जो अवकलन जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। आप कोई और बिंदु भी लिख के देख सकते हो, 0 इसलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। कि -2 और +3 के बीच का आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु को यहाँ लिखिए। हमने लिया वहाँ से एक बिंदु 0, तो 0 को जब यहाँ लिखा तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, -36 बचेगा जो कि नेगेटिव है। कि x = 0 पर f'0 क्या आएगा, 0 -0 -36।
मतलब माइनस का 36, और माइनस 36 जो है 0 से क्या है, छोटा, और फलन का अवकलन 0 से छोटा है तो ये आसमान की कंडीशन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेगेटिव, मतलब जो निशान है वो माइनस के अंदर है। ठीक है, कोई भी और बिंदु ले लीजिए, उसको आप यहाँ पे रख के देख लेना, माइनस में ही आंसर आएगा। इसी तरीके से बाकी अंतराल में करना है। जैसे 3 से बड़े मान कोई भी ले लीजिए आप, 3 से बड़ा मान 4, 5, 6, 7, ये सारे मान 3 से बड़े ही हैं। तो 3 से बड़ा मान यहाँ पर लिख के देखिए और चेक करके देखिए, खुद रफ के अंदर कैलकुलेशन कीजिए, वहाँ पर चेक कीजिए कि ये मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेक कर लेते हैं हमने, जैसे 3 से बड़ा मान हमने 4 लिया, जैसे तो यहाँ पे 4 लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा, x बराबर 4 पर, तो f डैश 4, तो 4 यहाँ पे लिखा, तो 4 का स्क्वायर किया 16, 6 96, तो यहाँ पर आया 96, 4 6 24, यहाँ पर 24, माइनस का 36, ऐसा कैसा बड़ा रहेगा। अब 96 में से 24 और 36 को जोड़ के आप माइनस कीजिए, तो देखिए 96 माइनस 24 और ये 36 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 60, तो ये कितना आ गया, 36, और ये प्लस का है ना, 0 से बड़े, मतलब इस अंतराल में फलन का अवकलन पॉजिटिव है, तो f डैश x का जो निशान है वो प्लस में रहेगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर लेना। तो ये चेक किया हुआ है मेरा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के अंदर ही मान आएगा। ठीक है, वो आप माइनस अनंत और -2 के बीच का कोई एक मान लेके देख सकते हैं, जैसे -3, -4, किसी भी एक मान पे चेक कीजिए आसानी से, ये आपको पता लग जाएगा कि मान प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो देखिए जहाँ पर फलन का अवकलन जो है वो नेगेटिव है, वहाँ पर तो फलन आसमान हो जाएगा, और जहाँ फलन का अवकलन पॉजिटिव है वहाँ फलन वर्धमान बन जाएगा। तो वो लास्ट में आप लिख देंगे कि स्पष्ट है कि अंतराल, कौन सा अंतराल, -2 से 3 में फलन आसमान है। ठीक है, और इन दोनों में वर्धमान है, 2 अंतराल में वर्धमान है और एक में आसमान है। तो जिन 2 में वर्धमान है उन अंतरालों को आप इकट्ठा लिखेंगे, और इकट्ठा लिखेंगे आप यूनियन की मदद से। देखिए किस तरीके से, तथा माइनस अनंत से -2 यूनियन 3 से अनंत में फलन वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरीके से अंतराल ज्ञात करने हैं आपको, कि सबसे पहले तो अवकलन कीजिए, उस अवकलन को 0 के बराबर कीजिए, क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। फिर क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पे लिखिए, अलग अलग उप अंतराल बनाइए, फिर एक सारणी बनाइए और रफ के अंदर चेक कर लीजिए कि ये जो अंतराल हैं, इन अंतरालों के किसी एक बिंदु पे फलन का अवकलन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है। चलिए ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हैं इसमें से, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फलन दे रखा है और लैंग्वेज वही है कि अंतराल ज्ञात करना है, फलन वर्धमान हो या आसमान हो, दोनों के लिए। शुरुआत करेंगे इसकी अवकलन से, तो f डैश x 4x³ -4x, और फिर लिखेंगे f डैश x बराबर 0। तो इस बार आपको अवकलन 0 करना है, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x को 0 करना है। तो देखिए क्या बनेगा, 4x³ -4x बराबर 0। गुणनखंड करेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे, साथ में x भी आ रहा है कॉमन, तो ये बनेगा x² -1 बराबर 0। तो 4x x -1 x + 1 सर्वसमीका का यूज़ किया, और तीनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x का मान आएगा 0, 1, -1। तो ये कौन से बिंदु हैं, ये बिंदु हैं क्रांतिक बिंदु। तो इस बार हमें 3 बिंदु क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए हैं, 0, 1 और -1। अच्छा, ये फलन भी बहुपद है, तो बहुपद के लिए जो प्रांत है वो -अनंत से प्लस अनंत रहेगा, तो संख्या रेखा भी -अनंत से प्लस अनंत की बनाएंगे। तो देखिए अब हम इन उप अंतरालों को सारणी के रूप में लिखेंगे, 1, 2,
3, नंबर 4। ठीक है, चारों उपअंतराल माइनस अनंत से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से अनंत। और आपको लिखना है f' का चिन्ह कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये अंतराल आ गए, उपअंतराल। तो देखिए अब 0 पे तो चेक कर नहीं पाएंगे, 0 खुद अंतराल का किनारा है तो वहां तो नहीं चेक हो सकता। अब किन्हीं और बिंदु पे देख लेंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे माइनस अनंत और -1 के बीच का कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, और ये काम आपको रफ के अंदर ही करके देखना है। माइनस अनंत से -1 के बीच का कोई भी एक बिंदु, जैसे हमने -2 लिया, तो आप क्या करोगे, इस अवकलन के अंदर -2 रख के देखोगे। ठीक है, तो ये रफ वर्क है आपका सारा का सारा कि x बराबर लिया आपने -2, तो f' -2, तो यहाँ पर -2 लिखना है, तो 4 -2 का क्यूब, फिर 4 गुणा में -2, तो 4 गुणा में माइनस का 8 प्लस का 8, तो माइनस का 32 प्लस का 8, तो -32 और +8 तो माइनस का 24, जो कि नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, आप कोई और भी बिंदु ले सकते हो, माइनस अनंत और -1 के बीच में आप कोई भी और बिंदु ले सकते हो। आप देखना कि फलन का जो अवकलन है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं -1 और 0 के बीच में। तो -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। तो माइनस का जैसे 1/2 लिया हमने, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 लिखना है। तो 4/2। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए और देखिए कि इसका आंसर कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो कितना बचेगा 3/2, जो कि 0 से क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, कि इस अंतराल में f' का जो निशान है वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और अब बात कर लेते हैं 0 से 1 की। तो 0 और 1 के बीच में +1/2 ले लीजिए, तो x बराबर 1/2 पर। तो बस यहाँ प्लस का 1/8 आ जाएगा, तो 4 गुणा में 1/8, और इधर माइनस में रहेगा 4/2, तो क्या बनेगा 1/2 -2, मतलब माइनस का 3/2 नेगेटिव। और इसी तरीके से लास्ट कि 1 और अनंत के बीच में जैसे +2 ले लिया, तो यहाँ देख लीजिए 2 लिखो, 2 का क्यूब करोगे, वैसे तो वही कैलकुलेशन ऊपर वाली, बस यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, -2 की जगह +2 आ जाएगा। तो 32 प्लस का बनेगा, वो 8 माइनस का बनेगा, तो 32 - 8 24 प्लस का बन जाएगा, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब काम आप रफ में करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके निशान लिख देंगे। तो अभी आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा कि पहले और तीसरे अंतराल में फलन ह्रासमान है और दूसरे और चौथे में फलन क्या है, वर्धमान है। कि जहाँ पर परिवर्तन की दर धनात्मक है फलन वर्धमान, परिवर्तन की दर ऋणात्मक है फलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको यहाँ सबसे पहले तो एक करेक्शन करनी पड़ेगी। जो x³ का गुणांक है वो प्लस का 2 आना था, यहाँ पर इन्होंने 9 लिख रखा है। तो आप उस करेक्शन को सही कर लेना कि जो x³ का गुणांक है वहाँ +2। और इस क्वेश्चन को आप खुद अपने स्तर पर सोल्व करके देखना। अपने कर रहे हैं इसका 14वां क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन, हालांकि तरीका तो वही है जो अभी तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं 11वां 12वां, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस के कारण क्वेश्चन के जो परिणाम है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो हम इसका अवकलन कर लेते हैं f'(x), तो ये आएगा माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 12।
क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स को बराबर किसके लिखेंगे, 0 के। तो माइनस का 6x² प्लस का 6x प्लस का 12 बराबर 0। -6 का भाग देने पर, तो -6 का भाग दोगे तो ये बनेगा x² माइनस का x माइनस का 2। ठीक है, निशान चेंज हो जाएंगे। और अब इसके करेंगे गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड x - 2 और x + 1 बराबर 0। तो x का मान आया 2, -1। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रांतिक बिंदु हैं ये संख्या रेखा को कितने अंतरालों में विभाजित करते हैं। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत संख्या रेखा बनाई, बहुपद है इसलिए 2 प्लस का यहाँ लिखा, -1 इस तरफ लिख दीजिए। तो कितने अंतराल हैं, 3 अंतराल। ये पहला अंतराल, ये दूसरा और ये तीसरा। वही सारणी बना लेंगे, वो लाइन आप लिख लेना। ठीक है, कि पहला अंतराल तो है माइनस अनंत से -1, दूसरा है -1 से 2 और तीसरा है 2 से अनंत। और इधर आएगा एफ डैश एक्स का चिन्ह। तो अब देखिए इस अंतराल में बिंदु आ रहा है 0। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि -1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा ही आएगा ना। तो यहाँ पर चेक करना काफ़ी आसान रहेगा। तो आप क्या कीजिए, इस अवकलन में आप x की जगह क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। तो जैसे ही x की जगह 0 लिखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का 12 जो कि पॉजिटिव है। तो इसके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इन दोनों के लिए आप हल करके देख लेना कैसा मान आएगा, नेगेटिव आएगा। कि 2 से बड़ा मान जैसे यहाँ पर ले लीजिए 3, 4, 5 कुछ भी, 3 पे आप यहाँ पे चेक करोगे कि आंसर आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर किया, यहाँ लिख के देख लेते हैं कि -6, फिर 3 का स्क्वायर प्लस में 6 × 3 प्लस में 12। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 54, माइनस का प्लस का 18, 12, तो माइनस का 54 प्लस का 30। तो पता लग रहा है कि आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव। तो ऊपर वाले को भी चेक करके देख लेना, वो भी माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फलन जो है वो वर्धमान है और इन दोनों में फलन ह्रासमान है। यहाँ पर भी फलन क्या रहेगा, ह्रासमान रहेगा। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि इस माइनस का निशान जो है ना, इसका ध्यान कई बार नहीं रहता। कई बार जल्दबाजी के अंदर इस माइनस के निशान को भूल जाते हैं। अगर इस माइनस को भूल जाओगे तो ये परिणाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसका वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको किसी कांस्टेंट का मान निकालना होगा और एक अंतराल दिया जाएगा, कंडीशन भी आपको दी जाएगी कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। देखिए 15वां क्वेश्चन, फलन दे रखा है x² प्लस में ax प्लस में 5 और a का मान ज्ञात करना है। फलन संवर्त अंतराल में वर्धमान है। देखिए इसी तरीके के ऊपर एक क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम्पल है, 15वां एग्जाम्पल इसी बुक के अंदर। और तरीका वैसा ही हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं जैसा कि उस एग्जाम्पल के अंदर है। आप उस एग्जाम्पल को भी साथ साथ ज़रूर हल करके देखना। देखिए फलन ठीक है बहुपद के रूप में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संवर्त अंतराल में वर्धमान दे रखा है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक है, दैट एम्प्लाइज f डैश x जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी को हम लास्ट तक लेके भी चलेंगे। तो पहले तो इस फलन का हम अवकलन करेंगे। तो f डैश x का मान, तो f डैश x का मान आएगा 2x प्लस a। अब देखिए ये जो f डैश x आया जो कि 2x प्लस a है, ये फलन का अवकलन है। और इस अंतराल में, इस ऊपर वाले अंतराल में, ठीक है, इस अंतराल में ये जो मान आएगा, ठीक है, ये मान जो आएगा वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अब इसमें a का मान निकालने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना कि अंतराल जो दिया हुआ है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अंतराल x का जो मान है वो दे रखा है आपको 1 से 2 के बीच में। ठीक है, हमने इस
अंतराल को एक अलग रूप में लिखा है कि x का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा। हमें पहुंचना है f डैश x पर, इस अंतराल से f डैश x पर पहुंचना है और उसको 0 से बड़ा दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा। ये 2 का गुणा कर दिया और फिर हम क्या करेंगे, a का जोड़ करेंगे, a जोड़ने पर। ठीक है, 2 का गुणा यहाँ किया और यहाँ भी करना है। ठीक है, दोनों तरफ के बजाय हम ये बोलें कि सभी पदों को 2 से गुणा करने पर और सभी पदों में a जोड़ने पर। तो ये बनेगा 2 + a, फिर 2x प्लस में a और 4 प्लस में a। अच्छा, ये जो मान आया ये आया f डैश x का मान। तो देखिए f डैश x का जो मान है वो 2 + a से लेकर 4 + a के बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फलन है वर्धमान। वर्धमान फलन क्या होता है कि बढ़ते हुए रूप में, कि जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे फलन का मान बढ़ता रहेगा। जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जाए वो वर्धमान है, कि वर्धमान फलन के अंदर जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ चलता है। अब देखिए, सिर्फ समझने के लिए आप इसको मत सोचना कि ये इसी फलन का ग्राफ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का मान 1 है और यहाँ x का मान कितना है, 2। ठीक है, x का मान 1 और x का मान 2 मैंने यहाँ पे शो किए। अगर इस अंतराल में 1 से 2 में, ठीक है, अगर 1 से 2 में फलन वर्धमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे 1 से मैं 2 की तरफ जाऊँगा, अगर मैं 1 से 2 की तरफ जाऊँगा तो फलन का मान बढ़ेगा। 1 से 2 की तरफ, कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो फलन का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि जो सबसे पहला मान है, जो शुरुआत का जो मान है, वहाँ पर फलन का मान सबसे छोटा आएगा। इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि x बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि फलन वर्धमान है। तो 1 से जब अपने बड़े की तरफ चलेंगे, जैसे 1.1 की बात करिए, तो 1.1 पर जो फलन का मान आएगा वो 1 वाले से तो बड़ा ही आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन का मान सबसे छोटा आएगा, कि 2 पर फलन का मान सबसे बड़ा है, इस 2 पर फलन का मान सबसे बड़ा है, तो 1 पर फलन का मान सबसे छोटा आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन का मान न्यूनतम होगा। x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब देखिए f डैश x जो है, f डैश x हमने लिखा f डैश x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा, मतलब पॉजिटिव। अब f डैश x के आपको 2 मान समूह दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिए अब इस चीज़ को कि f डैश x का सबसे छोटा मान, f डैश x का सबसे छोटा मान कौन सा है, 2 + a, कि ये जो 2 + a है वो f डैश x का सबसे छोटा मान है, और वो जो 4 + a है वो इस f डैश x का सबसे बड़ा मान है। देखिए f डैश x का न्यूनतम मान कितना है, 2 + a। ठीक है, अच्छा, वर्धमान है, फलन क्या है, वर्धमान। तो वर्धमान है तो इसका मतलब फलन के जो भी मान होंगे, इस फलन के जो भी मान होंगे, अवकलन के, फलन के अवकलन के जो भी मान होंगे वो सारे के सारे 0 से क्या होंगे, बड़े। फलन के अवकलन के जो मान है, ये फलन का अवकलन है ना, फलन का अवकलन 0 से क्या है, बड़ा। तो ये जो 2 + a है ये भी तो एक तरीके से अवकलन का मान है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि f डैश x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत 2 + a भी आ जाएगा, तो 2 + a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से a का मान जो है वो -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा कितना भी हो, -1, 0, 1, 2, 3, कितना भी। तो अब बात कर लेते हैं अपने एक और यहाँ पर मान की। पहले मैं इसको क्लियर कर दूँगा पूरा कि a का मान -2 से क्या हो, बड़ा, कि a बड़ा होना चाहिए -2 से। ठीक है, -2 से बड़ा, चाहे -2 से जस्ट छोटा ही बड़ा हो, थोड़ा ही बड़ा हो, कि माइनस का 1.99999 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी -2 से क्या है, बड़ा है। अच्छा, हमें क्या किया, इसने न्यूनतम मान पूछा है।
अगर ये बोलता कि न्यूनतम मान समूह ज्ञात कीजिए, जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर बोला हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोला हुआ है, अगर वो चीज़ अगर ये पूछता है कि न्यूनतम मान समूह, आप देखना उस लैंग्वेज को, उसमें लिखा हुआ है कि ए का जो मान समूह है, ठीक है, ए के लिए आपको मान समूह ज्ञात करना है, तो वहाँ पर तो आपका आंसर यहाँ तक कर देते तो सही है कि ए का मान -2 से क्या हो, बड़ा, सारे मान आ जाएंगे -2 से बड़े। लेकिन इसने पूछा है न्यूनतम मान कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, तो न्यूनतम मान के लिए यहाँ लिखेंगे न्यूनतम मान, तो ए का न्यूनतम मान यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा -2। ए का न्यूनतम मान कितना लिखोगे, -2, क्योंकि -2 से जस्ट बड़ा माइनस का 1.9999 कितना, तब वो भी हो सकता है, तो उसको तो आप लगभग 2 मान ही सकते हो ना माइनस का, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है कि वो तो लिख नहीं सकते माइनस का 1.999, उसको तो लिखना इम्पॉसिबल है, तो उसको शॉर्ट रूम में लगभग हमने बराबर किसके कर दिया, -2 के बराबर कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि जो ए का न्यूनतम मान है वो कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब देखिए, अब बात यहाँ पर यह है कि हमने इस मान को 0 से बड़ा क्यों नहीं किया, मैंने उसको 0 से बड़ा क्यों नहीं किया। देखिए, अगर मैं उस मान को 0 से बड़ा लेता हूँ, यहीं कर देते हैं कि अगर मैं 4 + a को 0 से बड़ा करता हूँ तो a का मान आएगा -4 से बड़ा, a का मान -4 से बड़ा। अब देखिए, -4 से बड़ा जो मान होगा, कोई एक मान सोच लीजिए जो -4 से बड़ा हो, मान लीजिए -3 ले लिया, -3 -4 से बड़ा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ -3 लिखूँ और यहाँ भी -3 लिखूँ तो देखिए क्या बनेगा, जैसे ही मैं यहाँ -3 लिखूँगा तो ये बनेगा 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1। अब सोचिए यहाँ पर कि अवकलन जो है वो या तो -1 आ रहा है या -1 से बड़ा, इस निशान को भी साथ साथ देखना है कि यहाँ पर 3 लिखा माइनस का, तो 2 - 3 यहाँ पर आ गया -1, तो अवकलन का मान -1 के यहाँ तो बराबर है या -1 से बड़ा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ेगा, या यूँ कहें कि यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि वर्तमान की कंडीशन यहाँ पे कहीं फेल ना हो जाए। हमें वर्तमान की कंडीशन का भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान के लिए f' का मान 0 से क्या रहना चाहिए, बड़ा, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन -3 के लिए यहाँ पर आंसर जो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि हमने उस तरफ के बिंदु को शामिल नहीं किया, हमने सिर्फ इसी के आधार पे ए का न्यूनतम मान ज्ञात किया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्पर्श रेखा और अभिलंब, जो कि इनकी ज्यामितीय अवधारणाओं से संबंधित हैं, अवकलन का जो अनुप्रयोग है वहाँ पर कुछ अब ज्यामितीय कंसेप्ट भी आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म्स हैं हम उनका भी यूज़ करेंगे, जो कि अवकलनीयता से भी संबंधित है। तो उस अवकलनीयता को भी आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़कर देखेंगे, जो उसका जो बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया था अवकलनीयता का, एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लेना, और उसी को आधार मानते हुए हम आगे स्पर्श रेखा और अभिलंब को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।